डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए भारतीय समाज एक परिचय पर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 1 भारतीय समाज एक परिचय। इसमें भारतीय समाज के बारे में बताया गया है। भारतीय समाज जो पूरी तरह से गांव पर निर्भर करता है। गांव की वजह से हमारे गांव आत्मनिर्भर हैं। 66% जनसंख्या भारत की गांव में रहती है और 34% जनसंख्या शहरों में यानी कि नगरों में निवास करती है। भारत में 7 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उसके अलावा सबसे छोटा धर्म यहूदी धर्म है, जिसके 0.2% लोग ही भारत में निवास करते हैं। 22 भाषाओं को भारत में मान्यता दी गई है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा हुआ? हिंदू धर्म। और सबसे छोटा धर्म हुआ यहूदी धर्म। यानी कि भारतीय समाज जो विविधताओं से भरा हुआ समाज है, जहाँ पर खाने पीने की विविधता, पहनावे में विविधता, त्योहारों में विविधता, हर तरह की विविधता होने के बावजूद भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश है। भारत में मेन तौर पर वैदिक साहित्य होने के कारण 4 वेदों की प्रधानता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, मतलब 16 संस्कारों पर हमारी सभ्यता टिकी हुई है। ठीक है, एक बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं जो हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय समाज जो विविधताओं से भरा हुआ समाज है, ये उपनिवेशवाद के बावजूद एक ऐसी उभरती हुई सभ्यता है जिसमें विविधता में भी एकता पाई जाती है। भारतीय समाज में अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है, लेकिन उस विविधता के बावजूद हम सब एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा खाने पीने की विविधता। कहीं पर इडली, सांभर, डोसा ये खाए जाते हैं, तो कहीं पर रोटी और सब्जी का प्रचलन है। पंजाब में परोंठे अधिक प्रसिद्ध हैं, तो कहीं पर दूध दही का खाना पाया जाता है। इस तरह से खाने पीने में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वेराइटीज मिलती हैं, यानी कि अलग अलग तरह का खाना पीना पाया जाता है। पूरे भारत में हर एक स्टेट का अलग भोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, लेकिन उस विविधता के बावजूद भारत को ये एकता के सूत्र में बांधे हुए है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विविधता। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है, सामाजिक विविधता भी पाई जाती है। अलग अलग तरह का पहनावा पाया जाता है। कहीं पर सलवार कमीज पहने जाती हैं, तो कहीं पर स्त्रियां साड़ी धारण करती हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब पहनावे में भी अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है। और अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहारों में भी विविधता पाई जाती है। कहीं होली दिवाली मनाई जाती है, कहीं ईद मनाई जाती है, कहीं पर पोंगल जैसे त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस तरह से भारतीय समाज में पूरी तरह से विविधता पाई जाती है। अलग अलग तरह के त्योहार हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। यानी कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो इतनी विविधता होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। शारीरिक लक्षणों में विविधता, यानी कि कहीं पर नाटे लोग पाए जाते हैं, तो कहीं पर कद लंबा पाया जाता है। कहीं पर गोरे रंग के लोग रहते हैं, तो कहीं पर काले, यानी कि जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ पर काले रंग के लोग पाए जाते हैं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर काले रंग के लोग पाए जाते हैं। तो ये विविधता भी भारत में पाई जाती है। कहीं पे नाटे, कहीं पे लंबे, कहीं पे गोरे, कहीं पे काले। इस तरह की विविधता शारीरिक लक्षणों में भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या में विविधता। जनसंख्या में विविधता कैसे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब मिलकर रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धर्म, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जनसंख्या हिंदू धर्म की है और सबसे कम पाए जाने वाली जनसंख्या पारसी धर्म की है। ठीक है, महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा
पाए जाते हैं। लेकिन हर एक धर्म ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर मिलजुल कर एक समाज में एक परिवार की तरह रहते हैं। भाषा में विविधता, भाषा में विविधता, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा न मानकर राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि दक्षिणी स्टेट्स उनमें इंग्लिश बोली जाती थी और इंग्लिश को ही कामकाज की भाषा के तौर पर रखा गया था, तो इसलिए वहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सभी भाषाओं को भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यानी कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगर हम भारतीय समाज की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर विविधता में एकता पाई जाती है। भारतीय समाज एक कृषि प्रधान समाज है। हमारी ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है और वो अपने रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो अगर बात करें वर्गों की तो भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित है, यानी कि वर्गों में विभाजन भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित है। यहाँ पर 4 वर्गों के लोग पाए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, मतलब वर्गों में विभाजित होते हुए भी हमारे समाज में एकता का सूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या कहलाता है? लोकतंत्र। यानी कि लोक प्लस तंत्र, 2 शब्दों से मिलकर बना है लोक प्लस तंत्र। भारत में हर वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसको वोट डालने का अधिकार है और वो अपने लिए स्वयं सरकार चुन सकता है। यानी कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा लोकतंत्र कहलाता है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर लोकतंत्र का पाया जाना है, प्रजातंत्र का पाया जाना है। यानी कि सरकार सिर्फ 5 सालों के लिए चुनी जाती है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और हम दोबारा से अपनी सरकार को दोबारा से चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्षता। भारत में 7 धर्मों की प्रधानता पाई जाती है, 7 अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि यहाँ पर धर्म, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सब धर्मों को समान भाव की नजरों से देखा जाता है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता के मूल्य भारतीय समाज में पाए जाते हैं। भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है आश्रम व्यवस्था, यानी कि श्रम करना। आश्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना। आश्रम शब्द श्रम शब्द से बना है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना। मतलब मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष के आसपास मानी जाती है। इन 100 वर्षों को 25-25 वर्षों में 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, क्योंकि भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था पाई जाती है। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें 1 से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता के नज़दीक रहकर शिक्षा ग्रहण करता है और इस योग्य बनता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। यानी कि वो पूरी तरह से शिक्षित होता है। कब? ब्रह्मचर्य आश्रम में। यानी कि ब्रह्मा का आश्रम, ब्रह्मा यानी कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करना ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा गृहस्थ आश्रम, यानी कि 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, विवाह करता है और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है। वो अपने बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो आगे जाकर कोई कार्य कर सके, यानी कि इसको गृहस्थ आश्रम का नाम दिया गया है। उसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु में वो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने परिवार के पारिवारिक कार्यों को छोड़कर अपने लिए कुछ आराम के क्षण ढूंढता है और वन में चला जाता है, जहाँ पर वो सादा भोजन ग्रहण करता है। यानी कि वो अपने परिवार की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है और अपने लिए कुछ समय निकालता है। नंबर 4 पे आता है संन्यास आश्रम, यानी कि वो 75 से 100 वर्ष की आयु में, मतलब उम्र के अंतिम पड़ाव में वो अपने लिए सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता है और जिंदगी के इस पड़ाव पर वो अपने आप को निश्चिंत महसूस
करता है। यानी कि आश्रम व्यवस्था क्या हुई, भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी, भारतीय समाज में इसको मेन मान्यता दी गई है, प्रमुख तौर से मान्यता दी गई है। पुरुषार्थ, भारतीय समाज में पुरुषार्थ प्रणाली भी पाई जाती है। पुरुषार्थ यानी कि इच्छा, मनोरथ, एक व्यक्ति की इच्छा और उसकी मनोकामनाएं। ठीक है, मतलब मनुष्य की इच्छा क्या होती है, सुखी जीवन जीने की। सुखी जीवन जीने के लिए उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को वो समाज में रहकर पूरा करता है। पुरुषार्थ के लिए मतलब सुखी जीवन जीने के लिए मेन तौर पे चार कार्यों को बताया गया है, चार आवश्यकताओं को बताया गया है। पहली है धर्म, जहाँ पर मनुष्य नैतिक नियमों में रहकर नैतिक आचरण करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए रोजी रोटी कमाता है। नेक्स्ट है अर्थ, यानी कि धन कमाना। व्यक्ति धन कमाता है, इस उम्र में व्यक्ति जो उसने शिक्षा ग्रहण की है नैतिक नियमों के अकॉर्डिंग वो रहा है, उसके द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद पैसा कमाना या धन कमाना अर्थ के अंतर्गत आता है। काम को मेन तौर पर संतान उत्पत्ति से जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोक्ष। इसके बाद व्यक्ति सब तरह से की चिंताओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है और अपने लिए सुखी जीवन जीने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। कि भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी वर्ण है। भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित है। पहला है हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, मतलब 4 अलग अलग वर्णों में विभाजित होने के कारण भारतीय समाज में वर्णों की प्रधानता पाई जाती है। वर्ण यानी कि रंग। सबसे पहले हम करेंगे वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से हमें परंपरागत सिद्धांत के बारे में पता चलता है। पुरुष सूक्त में एक वर्ण को एक विश्व पुरुष से तुलना की गई है। एक विश्व पुरुष, एक पुरुष जिसके मुख से तुलना की गई है ब्राह्मणों की, यानी कि जो वो बोलते हैं वो ब्राह्मण का कहा हुआ होता है। ब्राह्मण जो समाज में विद्या देने का कार्य करते हैं। और भुजाओं से तुलना, विश्व पुरुष की भुजाओं से उत्पत्ति किसकी हुई है, क्षत्रिय समाज की। क्षत्रिय जो देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद जंगाओं से वैश्य समाज की उत्पत्ति मानी जाती है, जिनका कार्य व्यापार करना होता है और वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाती हैं। उसके बाद हम पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है पुरुष सूक्त में, जो समाज के अन्य वर्गों की सेवा करते हैं। वर्ण या रंग का सिद्धांत। वर्ण यानी कि रंग का सिद्धांत, इसका प्रमुख स्रोत हमारा क्या है, महाभारत। महाभारत में भृगु ऋषि ने रंग या वर्ण के सिद्धांत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से हुई है, यानी कि सफेद रंग मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर वर्णों या रंगों के सिद्धांत को दिया गया है। मतलब ब्राह्मण का रंग सफेद होता है तो उसको सफेद रंग से जाना जाता है। लाल रंग यानी कि क्षत्रियों का खून गर्म होता है, यानी कि वो उसको लाल रंग की उत्पत्ति से माना जाता है। मतलब वैश्य समाज जो व्यापार करता है उसके पीले रंग से उत्पत्ति मानी गई है। काला रंग यानी कि शूद्र समाज जो अन्य वर्णों की सेवा का कार्य करता है, उसकी काले रंग से उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट सिद्धांत है कर्म एवं धर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में मनु स्मृति में बताया गया है। मनु स्मृति में मनु ने कहा है कि कर्म और धर्म के अनुसार ही वर्ण की उत्पत्ति होती है। यानी कि कर्म ब्राह्मणों का कार्य होता है लोगों को विद्या प्रदान करना, प्रशासकीय कार्य करना, तो उनको प्रशासकीय कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्षत्रिय समाज जो देश की रक्षा करता है, सीमाओं की रक्षा करता है, देश के अंदर शासन व्यवस्था को संभालता है, उसको क्षत्रिय धर्म माना गया है। नेक्स्ट है व्यापार करना और देश की अर्थव्यवस्था को चलाना वैश्यों का कार्य होता है। ये कार्य वैश्यों को प्रदान
किया गया है। समाज में सेवा भाव का कार्य करना चौथे वर्ण को दिया गया है। चौथा वर्ण समाज में सेवा भाव के सारे कार्यों को संपूर्ण करता है, संपूर्ण करने में मदद कर। गुणों के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। गुणों के सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि सभी व्यक्ति जन्म लेते हैं उस समय शूद्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग गुणों को अपनाते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका वर्ण निश्चित होता जाता है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण यानी कि सत्गुण, जिसमें अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, लोगों से अच्छे से बिहेव करना, ये सतोगुण के अंतर्गत आता है। समाज में ब्राह्मणों को कार्य दिया गया है शिक्षा प्रदान करने का, प्रशासकीय व्यवस्था को संभालने का, तो उन्हें सतोगुण की श्रेणी में रखा जाता है। रजोगुण यानी कि अहंकार दिखाना, बहादुरी दिखाना, इस क्षेत्र में ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रियों और वैश्यों को रखा गया है, जिनका कार्य व्यापार करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तमोगुण। इसमें अशिष्टता, अहंकार की भावना, इस तरह के गुण पाए जाते हैं। यानी कि व्यक्ति जिस तरह के गुणों को अपनाता है उस तरह से उसका वर्ण निश्चित होता जाता है। लेकिन आज के समाज में वर्णों की आधुनिकता आने के कारण वर्णों को कोई भी जगह प्रदान नहीं की गई है, वर्णों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति के कार्य के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता था प्राचीन समाज में, लेकिन आज के समाज में व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। समाज के भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर वो रह सकता है, वहाँ पर अपने कार्यों का निपटारा कर सकता है। ऋषि भारद्वाज ने वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांत पे द्विज का सिद्धांत दिया है। द्विज यानी कि 2 बार जन्म लेने वाला, यानी कि व्यक्ति एक बार जब जन्म लेता है उसके बाद वो जिन कर्मों और जिन कार्यों को अपनाता है उसके अनुसार उसका वर्ण निश्चित होता है। यानी कि 2 बार जन्म लेने वाला जो व्यक्ति अच्छे कार्यों को अपनाता है उनको ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति प्रशासकीय सेवाओं को संभालता है या देश की रक्षा के कार्य करता है उनको क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया है। और जो व्यक्ति खेती बाड़ी का कार्य करते हैं और व्यापार का कार्य करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलते हैं, उनको वैश्य की श्रेणी में रखा गया है। और जो व्यक्ति अहंकार भरे कार्य करते हैं उनको शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है। B.K. चट्टोपाध्याय ने वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत जन्म के आधार पर बताया है। उन्होंने इसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि द्रोणाचार्य जो कि महाभारत में एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने सभी पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी, तो इस वजह से वो क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि उन्होंने युद्धों में भी भाग लिया था। उसके बाद कौरव और पांडव सब के सब क्षत्रिय कहलाए। क्यों? कि उनके स्वभाव में भारी अंतर था, यानी कि कार्य के आधार पर जो वर्ण है उनकी उत्पत्ति होती है। वर्णों की उत्पत्ति कार्य के आधार पर होती है। ये महाभारत में भी दिखाया गया है। प्राचीन व्यवस्था में 3 प्रकार के ऋणों के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 3 प्रकार के ऋण उतारने होते हैं। पहला ऋण है देव ऋण, क्योंकि व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, भूमि, जल, चट्टान, हर एक चीज़ का वो अपने लिए प्रयोग करता है, तो इसलिए उसे देव ऋण उतारना पड़ता है। देव ऋण यानी कि उसे पवित्र अग्नि का ऋण उतारना पड़ता है। पवित्र अग्नि में भूति डालनी होती है ताकि वो अपने जीवन में प्रयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों का ऋण उतार सके। नेक्स्ट है पितृऋण। पितृऋण यानी कि माता पिता और गुरुओं का ऋण। माता पिता ने उसको शिक्षा दी होती है और उसके लिए उसका पालन पोषण किया होता है, इसलिए वो अपने माता पिता का ऋणी होता है और उसे बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करके अपने माता पिता का ऋण उतारना
पड़ता है। नेक्स्ट है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण यानी कि ऋषि गुरुओं के प्रति ऋणी। एक व्यक्ति को अपने गुरु के लिए कार्य करना पड़ता है, उसको गुरु दक्षिणा देनी होती है, इसलिए उसको ऋषि ऋण अंत में ऋषि ऋण भी उतारना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा भी ऋषियों से लेता है, यानी कि गुरुओं से लेता है, और उनके द्वारा दी गई शिक्षा पर ही वो अपने जीवन का पालन पोषण करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राचीन भारत में एकता के तत्व। प्राचीन भारत में एकता पाई जाती थी, हालांकि आज के समाज में भी एकता पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट है ग्रामीण समाज। भारत पूरी तरह से गांव में रहने वाला देश माना जाता है। हमारे गांव को आत्मनिर्भर कहा जाता था। भारत जब इंग्लैंड का उपनिवेश बना, उससे पहले भी हमारे गांव आत्मनिर्भर माने जाते थे। हमारे गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते थे। लोग खेती बाड़ी के द्वारा पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। वहाँ वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ को अपने गांव में ही पूरा कर लेते थे। खाने पीने की विविधता आज भी हमारे समाज की विशेषता है, यानी कि भारत गांव में रहने वाला देश माना जाता था। आज भी भारत गांव में रहता है। 70% के आसपास हमारी जनसंख्या गांव में रहती थी, लेकिन अब 67% जनसंख्या ही गांव में निवास करती है। ग्रामीण सभ्यता पाई जाती है। ग्रामीण रीति रिवाज हमारे समाज का प्रमुख हिस्सा है। हम पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करते थे। उस समय हमारे पास समाज के अलग अलग वर्ग होते हुए भी समाज के उन वर्गों में हम अपने लिए कहीं ना कहीं समय निकाल लेते थे। नेक्स्ट है संस्थाएं, यानी कि उस समय में भी, प्राचीन भारत में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विद्यापीठ पाए जाते थे, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और इन्हीं संस्थाओं में भी एकता के तत्व पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाषा। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन ये सब तो आज़ादी के बाद हुआ। 22 भाषाएं, तो उससे पहले भी हिंदी भाषा बोली जाती थी ज़्यादातर भारत में, और यही हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रमुख कारण था। प्राचीन भारत में एकता के तत्वों में भाषा प्रमुख थी। भाषा प्रमुख कैसे थी? क्योंकि सब भाषाओं की जननी ब्रह्म लिपि थी। ब्रह्म लिपि, संस्कृत भाषा में हमारे सभी वेद पुराण लिखे गए थे। संस्कृत को पूरे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आज भी संस्कृत को वही मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्राचीन समय में हमारे वेद पुराण और शिक्षा का आधार संस्कृत भाषा थी। ब्रह्म लिपि में लिखी होने के कारण इसको प्राचीन भारत में पूरी मान्यता प्राप्त थी। नेक्स्ट है हमारा आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत में एकता के तत्वों में आश्रम व्यवस्था का अपना प्रमुख स्थान था। ठीक है, मानव जीवन की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है, और जीवन को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य व्यवस्था, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। इस तरह से मतलब मानवीय जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। उन व्यक्ति अपनी अपनी आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। ये प्राचीन भारत की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। प्राचीन भारत में एकता के तत्वों में एक पुरुषार्थ का तत्व भी आता था। पुरुषार्थ यानी कि व्यक्ति का मनोरथ या उसकी इच्छाएं। व्यक्ति को 4 प्रमुख कार्य अपने जीवन काल में करने होते थे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी के द्वारा उसका चरित्र और उसका समाज में जीवन निर्धारित होता था। नेक्स्ट है हमारा कर्मफल। कर्मों द्वारा निर्धारित फल, यानी कि प्राचीन भारत में एकता के तत्वों में कर्म फल को महत्व दिया गया था। यानी कि व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छी जगह जन्म मिलेगा, और अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उसका जन्म बुरे समाज में होगा। ऐसी मान्यता भारत में पाई जाती थी। तो व्यक्ति नैतिक आचरण करते थे, वो अपने आचरण के द्वारा ही पहचाने
जाते थे। पॉइंट है हमारा तीर्थ स्थान। प्राचीन समाज में तीर्थ स्थानों को भी पूरा प्राचीन भारत में तीर्थ स्थानों को भी पूरा महत्व दिया जाता था। तीर्थ स्थानों पर माना जाता था कि व्यक्ति को एक अपने जीवन काल में तीर्थों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र, काशी, रामेश्वरम, वाराणसी आदि की यात्रा धार्मिक यात्रा मानी जाती थी। यहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग इकट्ठे होकर मिलते थे और उनसे अपनी जाति का आदान प्रदान करते थे, यानी कि बातचीत का आदान प्रदान होता था, जिससे दूसरी जातियों और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता था, जो एक तरह से एकता के तत्व में प्रमुख माना जाता था। यानी कि पूरे के पूरे भारत में तीर्थ स्थान अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं और लोग इन स्थानों पर जब जाते थे तो वो एक दूसरे से मिलते थे, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता था। इससे प्राचीन भारत में एकता के तत्व बने रहते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। अब ज़्यादा उत्पादन होगा तो देश औद्योगिक क्रांति आएगी। औद्योगिक क्रांति आने से ज़्यादा उत्पादन हुआ तो इससे क्या हुआ कि कच्चे माल की भी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई और तैयार मशीनी मालों के लिए भी मंडियों की आवश्यकता थी। यूरोप के जो देश थे उन्होंने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के देशों पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने अपने अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए क्योंकि इनको कच्चे माल की आवश्यकता थी और तैयार माल को मंडियों में खपाना था। अगर तैयार माल पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा तो वो फिर उनके लिए किसी यूज़ का नहीं था। तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक लाभ कमाना। भारत में भी अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उनका प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था। व्यापार के नाम पर वो ऐसे आए कि उन्होंने भारतीय समाज में अपनी जगह बना ली। उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो भारतीयों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। भारत जो था वो इंग्लैंड का गुलाम बन गया था। भारत की शासन व्यवस्था पर पूरी तरह से इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था। हमारे कुटीर उद्योगों को उन्होंने समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में मशीनों से बना हुआ माल ज्यादा सस्ता था और हमारे कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित किया गया माल महंगा था और टिकाऊ था। महंगा भी था, टिकाऊ भी था। तो हमारे जब कुटीर उद्योग खत्म हो गए तो जो कुटीर उद्योग चलाते थे उन लोगों के लिए तो रोजी रोटी का संकट आ गया। अब वो इस तरह उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। तो उन्होंने किसानों की तरह या भूमिहीन मजदूरों की तरह काम करना शुरू कर दिया, मजदूरी करनी शुरू कर दी। इस तरह से उपनिवेशवाद का भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की सामाजिक व्यवस्था पर हर जगह प्रभाव पड़ा। भारत की जनसंख्या ज़्यादातर अनएजुकेटेड थी। उन लोगों को नहीं पता था कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने एक गलती कर दी कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कर दिया। जैसे ही हमारे नवयुवकों ने या नए बच्चों ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की तो उन्होंने दूसरे देशों का साहित्य पढ़ा, फ्रांस की क्रांति के बारे में जाना, रूस की क्रांति के बारे में उन लोगों को पता चला। तो भारत में राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ गई। राष्ट्रवाद की इस लहर ने भारत के लिए आज़ादी के रास्ते खोल दिए। यानी कि जब एक देश दूसरे देश की शासन व्यवस्था पर प्रभुत्व जमा ले तो उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। मीन्स अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, दूसरे को छोटा समझते हुए उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर ले, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, पहले तो राष्ट्रवाद होता क्या है, जब एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाए तो उसको राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। यानी कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरना। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? भारतीय लोगों पर का आर्थिक शोषण हो रहा था, उनका सामाजिक तौर पर भी भारत पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा था। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक
तौर पर उसका ज़्यादा शोषण होने से लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसका पहला पॉइंट है देश का राजनीतिक एकीकरण। भारतीय समाज छोटे छोटे राजाओं के द्वारा शासित था। किसी भाग पर किसी राजा का कब्जा था, किसी क्षेत्र पर किसी दूसरे राजा का कब्जा था, इस तरह से। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, आते ही भारत का राजनीतिक एकीकरण कर दिया। उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से किया हो, लेकिन देश के जो छोटे छोटे रजवाड़े थे उनको मिलाकर एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, जिससे देश के लोगों में आपस में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और वो एक दूसरे के विचारों को जानने लगे और उन्होंने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत आई और उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। नेक्स्ट था पश्चिमी शिक्षा। इंग्लैंड के लिए भारत में सस्ते कलरक पैदा करना उनकी प्रमुख भूमिका थी। वो चाहते थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कर दिया भारत में। जब अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार होगा तो उनका अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के पीछे उनका प्रमुख कारण था सस्ते कलरक पैदा करना। अगर कलरक की नौकरी करने के लिए वो इंग्लैंड से लोगों को यहाँ पर लेके आते तो उनको बहुत महंगा पड़ता था, तो उन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार कर दिया, जिससे भारतीयों में, भारत के नवयुवकों ने पश्चिमी देशों का साहित्य पढ़ा और उनमें राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़ा। वहाँ के साहित्य को पढ़ने के बाद उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी और वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गई। जनता का आर्थिक शोषण। जनता का आर्थिक शोषण। भारत में कुटीर उद्योग अंग्रेजों के आने से ही बिल्कुल समाप्त हो गए थे। कुटीर उद्योगों के समाप्त होने से लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई थी। ठीक है, उनको भूमिहीन मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था। जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। सस्ते दामों पे कच्चा माल यहाँ से ले जाकर इंग्लैंड में मशीनों से तैयार माल को यहाँ पर महंगे दामों में बेचा जाता था, जिससे भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, वो भी दोनों तरफ से। यानी कि कच्चा माल तो हम सस्ते दामों में दें और तैयार माल को हम महंगे दामों में खरीद दें। इससे जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने में भी नाकाम हो रहे थे। ठीक है, इससे लोगों में सरकार के प्रति रोष था, शासन व्यवस्था के प्रति रोष था। ठीक है, तो इसने राष्ट्रवाद की भावना पनपी लोगों में और उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए हर मुमकिन कार्य करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट था प्रेस का योगदान। पहले लोगों को ये नहीं पता था कि आज़ादी से और उनकी शासन व्यवस्था से, या अगर वो लोकतंत्र उनके देश में आ जाए तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जैसे ही प्रेस का प्रचलन भारत में हुआ, बहुत ज़्यादा संख्या में समाचार पत्र छपने लगे, लोगों को एक दूसरे के विचारों के बारे में पता चला, विदेशों में घटने वाली घटनाओं के बारे में पता चला, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पता चला, लोगों के अंदर समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावनाएं विकसित हुई। तो ये राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था क्या? प्रेस का योगदान। प्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत में राष्ट्रवादी भावना की लहर को पनपने। भारतीय समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाई। इन आंदोलनों की वजह से भारतीयों में एकता की भावना विकसित हुई, राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, जिससे भारतीयों के अंदर आंदोलन करने की क्षमता आई और देश में फैली हुई कुरीतियां पूरी तरह से खत्म हो गई। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी बुराई, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली, सती प्रथा को समाज से खत्म कर दिया गया, बाल विवाह की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कहीं ना कहीं लोगों की सोच में परिवर्तन भी प्रमुख कारण था। यानी कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन जिन्होंने लोगों की सोच को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था, वो भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद की भावना के उदय का प्रमुख कारण हुआ करते थे। भारत में साक्षरता दर, यानी कि 75% पुरुष भारत में साक्षर हैं और 54% महिलाएं भारत में साक्षर पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी इलिटरेट पीपल पाए जाते हैं। इसके अलावा एक
टर्म और आती है अक्षेत्रवाद। अक्षेत्रवाद कहते किसे हैं? जब व्यक्ति अपने अक्षेत्र से प्यार करते हुए दूसरे के अक्षेत्र को कमतर समझता है तो उसको अक्षेत्रवाद का नाम दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति अपने अक्षेत्र को तो ऊंचा समझे, अपनी भाषा को, अपने धर्म को, और दूसरे के अक्षेत्र और दूसरे की भाषा को कमतर समझे, उसको अक्षेत्रवाद का नाम दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।